नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है तो धन ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया? 5% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? CI माइनस SI दिया हुआ है। CI माइनस SI हमें कितना दिया हुआ है? 50 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए हम यहाँ एक बार SI काउंट करेंगे। हम यहाँ एक बार SI काउंट करेंगे। अब देखिए जब हम साधारण ब्याज काउंट करते हैं, जब हम साधारण ब्याज काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा। यानी 2 वर्ष में 5% की दर से अगर हम यहाँ SI काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा? हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए जब हम CI काउंट करेंगे, जब हम CI काउंट करेंगे, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ 5% की दर से अगर हम 2 साल का जब हम CI काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का तो 5% मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो पहले साल 5% ब्याज मिला है उस 5% का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। यानी 2 साल का जब हम यहाँ CI काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा? प्रिंसिपल का 10.25% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर CI माइनस SI निकालें, हम यहाँ से अगर CI माइनस SI निकालें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 0.25% निकल के आ जाएगा। देखिए CI माइनस SI हमारा क्या निकल के आ गया? 0.25% निकल के आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दिया? 50 रुपया। यानी इस 0.25% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 50 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। अब देखिए हमें 0.25% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 0.25% को अगर हमें 100% बनाना है तो हम इसमें अगर 400 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 100% बन जाएगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 400 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 400 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 50 में अगर हम 400 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 20,000। यानी प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया? प्रिंसिपल निकल के आ गया 20,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल होता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? हमें क्या निकालना है? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक निकालना है। अब देखिए पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि एक विद्यार्थी जो है 130 अंक लाता है, उसके बावजूद भी 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए अगर वह 14 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। कितना लाया था? 130 और 14 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उसका अंक 144 आया होता, उसका अंक 144 आया होता तो वह पास हो जाता। और पास होने का हमें प्रतिशत क्या दिया? 36%। यानी यहाँ से 36% का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 144 अंक निकल के आ गया। अब देखिए हमें 36% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 अंक हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंक। तो देखिए अधिकतम अंक अपने आप में क्या होगा? 100%। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 400 अंक। यानी परीक्षा का अधिकतम अंक क्या निकल के आ गया? 400 अंक निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 400 अंक निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, 3 आदमी या 5 औरतें एक कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी और 5 औरतें
मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि तीन आदमी किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं और उसी कार्य को 5 औरतें 48 दिन में कर सकती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले एक आदमी और एक औरत के हम इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से 48 से 48 काट सकते हैं। हम यहाँ से m/w इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से m/w इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। यानी एक आदमी का इफिशिएंसी अगर 5 यूनिट होगा तो एक औरत का इफिशिएंसी कितना होगा, 3 यूनिट। अब देखिए या तो हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर ले या तो हम यहाँ w का वैल्यू पुट कर ले। हम किसी एक वैल्यू को पुट करके हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए m का वैल्यू क्या है, 5 यूनिट है, तो 3m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 यूनिट। ये हमारा हो जाएगा 15 गुने क्या हो जाएगा 48। अब देखिए हमें इतना काम किससे कराना है, हमें इतना काम 6 आदमी और 5 औरत से मिलकर कराना है। अब देखिए एक आदमी का इफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट, तो 6 आदमी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। और एक औरत का इफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट, तो 5 औरत का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। यानी 30 में अगर हम 15 ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 गुने x। अब देखिए इस 15 से अगर हम 45 को काटेंगे ये कितने बार में आ जाएगा, 3 बार में। हम इस 3 से अगर 48 को काटेंगे ये कितने बार में आ जाएगा, 16 बार में। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 16 दिन। x क्या निकल के आ गया, 16 दिन। यानी उस काम को 6 आदमी और 5 औरत मिलकर कितना दिन में पूरा कर पाएंगे, 16 दिन में पूरा कर पाएंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। हमें क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बड़े गोले को पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही है और हमसे पूछ क्या रहा है, गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हम गोलियों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, जो बड़े गोले का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, छोटी छोटी गोलियों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो देखिए अगर हम बड़े गोले के आयतन निकाल के और एक छोटी गोली का आयतन निकाल के अगर हम भाग देंगे तो गोलियों का संख्या हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। अब देखिए दोनों में हमारा 4/3 और पाई होगा, यानी 4/3 और पाई से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चीज़ से मतलब है, हमें केवल हमें जो है r³ से मतलब है। अब देखिए बड़े गोले का हमें रेडियस क्या दिया, 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और छोटे गोले का हमें जो है रेडियस क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 का अगर क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 27 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 27। यानी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 27 गोलियां बनाई जा सकती है। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी 27 गोलियां बनाई जा सकती है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 27। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर 12,600 रुपये में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होता यदि इसे 13,200 रुपये में बेचा जाता। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु को 12,600 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 13,200 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को जो है 5% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी वस्तु को बेचने पे कितना प्राप्त हो रहा होगा, 105%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु को जो है 12,600 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी ये 12,600 रुपया किसका वैल्यू हो जाएगा, 105% का वैल्यू हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि वस्तु को 13,200 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो देखिए 12,600 जो है 105% का वैल्यू है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 13,200 कितना प्रतिशत का वैल्यू होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 105% में हम भाग देंगे 12,600 से और हम गुना करेंगे 13,200 से। अब देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं, हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 21 बार में और ये 6 से कितने बार में जाएगा, 22 बार में। अब देखिए 21 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम इस 5 से अगर 22 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से 13,200 किसके बराबर निकल के आ गया, 110% के बराबर। अब देखिए क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100%। यानी अगर वस्तु को 13,200 रुपये में अगर बेचा जाता तो प्रॉफिट कितने का हो जाता,
प्रॉफिट कितने का हो जाता, वस्तु को अगर 13,200 रुपये में बेचा जाता तो प्रॉफिट हो जाता 10% का, यानी प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या निकल के आएगा 10%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी का औसत भार 45 केजी है, ए एवं बी का औसत भार 40 केजी है तथा बी एवं सी का औसत भार 43 केजी है, तो बी का भार ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बी का भार निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में औसत भार दिया हुआ है तो हम यहाँ से भार का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से योग कैसे निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए अगर हम इनके संख्या से औसत में गुना करेंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ए, बी और सी के हम भार का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें औसत क्या दिया हुआ है, हमें औसत दिया हुआ 45 केजी, तो हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो इनकी संख्या क्या है 3 है, यानी अगर हम 3 से औसत में गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, भार का योग निकल के आ जाएगा। तो 45 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 135 केजी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, ए और बी का हमें औसत भार दिया है, तो हम यहाँ से ए और बी के भार का हम योग निकाल सकते हैं। ए और बी के भार का योग हमारा क्या हो जाएगा 80 केजी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बी और सी का हमें औसत भार दिया हुआ है, तो हम यहाँ से बी और सी के भार का हम योग निकाल सकते हैं। बी और सी के भार का योग हमारा क्या हो जाएगा 86 केजी हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे जो है बी का भार पूछ रहा है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करके अगर हम इसमें से ये माइनस कर ले, यानी हम यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और हम इसमें से अगर माइनस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से हमारा ए से ए कट जाएगा, एक बी से हमारा बी कट जाएगा, एक सी से हमारा सी कट जाएगा, यानी हमारा बच क्या जाएगा बी बच जाएगा। और हमसे पूछ रहा है बी का जो है भार पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करके यानी 80 केजी प्लस 86 केजी माइनस 135 केजी, 135 केजी, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी का भार निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 166 केजी माइनस 135 केजी। अब देखिए 166 में से 135 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 केजी, ये हमारा क्या हो जाएगा 31 केजी हो जाएगा। यानी बी का भार क्या निकल के आएगा, बी का भार निकल के आ गया 31 केजी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 31 केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर पर घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहाँ जो है एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करे तो यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड का समय लग रहा है। व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड का समय लग रहा है। यानी हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी का हमें स्पीड दिया हुआ है और व्यक्ति का भी स्पीड दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो देखिए 84 किलोमीटर पर घंटा में अगर हम 6 किलोमीटर पर घंटा ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। और जो हमारा दूरी निकल के आएगा वो दूरी किसके बराबर होगा, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। क्योंकि रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए यहाँ जो हमारा समय दिया हुआ है वो समय हमें क्वेश्चन में सेकंड में दिया हुआ है और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया है वो रिलेटिव स्पीड हमारा किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो हमें यहाँ दूरी निकालने के लिए या तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। अब देखिए 18 से 90 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम 5 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम में हम रिलेटिव स्पीड से गुना करेंगे। यानी यहाँ 4 सेकंड में हम गुना करेंगे 25 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ से हमारा दूरी क्या निकल के आ जाएगा 100 मीटर। दूरी क्या निकल के आ जाएगा 100 मीटर।
अब देखिए ये जो हमारा दूरी निकल के आएगा, ये दूरी किसके बराबर होगा, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। और हमसे क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल के आ गया, 100 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में पूरी करता है तथा समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरी करता है। नदी की धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है। अब देखिए जब व्यक्ति धारा की गति में जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। और जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी जाने में 10 मिनट का समय लगता है, यानी हमें दूरी दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से धारा की दिशा का हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए व्यक्ति जब धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि व्यक्ति का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर जाने में कितना का समय लग रहा है, 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए दूरी हमारा किलोमीटर में दिया है और हमारा समय जो है मिनट में दिया है, तो हम इस समय को घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 10 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 घंटा हो जाएगा। ये हमारा 6 ऊपर जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी धारा की दिशा का स्पीड हमारा क्या निकल के आएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। और धारा के विपरीत जाने में 1 किलोमीटर दूरी कितना समय लग रहा है, 30 मिनट का। देखिए दूरी हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम इस समय को घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 30 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 घंटा। ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई का हमें वैल्यू क्या पता चल गया, 6 किलोमीटर पर घंटा, और x माइनस वाई का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 2 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है धारा की गति, और हमने जो है x क्या मान के रखा है, व्यक्ति का स्पीड, और y क्या मान के रखा है, धारा का स्पीड। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर ले, हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर ले तो हमारा सिंबल जो है चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और हम यहाँ माइनस करेंगे तो देखिए 6 किलोमीटर पर घंटा में से 2 किलोमीटर पर घंटा माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा था धारा की गति और किलोमीटर पर घंटा में, और हमने यहाँ y क्या मान के रखा है, धारा की गति, और y हमारा क्या निकल के आ गया, 2 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। यानी धारा की गति क्या होगी, 2 किलोमीटर पर घंटा होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। और देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो देखिए कांस्टेंट से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। देखिए हमें क्या चीज़ से मतलब है, हमें जो है r इंटू आर से मतलब है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक रेडियस मान के और दूसरा जो है सक्सेसिव लगा के। तो देखिए अगर हम रेडियस मान के बना लें, देखिए हमने मान लिया कि रेडियस जो है वो 10 यूनिट है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि त्रिज्या जो है 100% से बढ़ जाए, यानी रेडियस जो है 100% से बढ़ जाए। तो देखिए 10 का 100% क्या होगा, 10 होगा। यानी अब रेडियस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 × 20 ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखिए पहले क्षेत्रफल क्या था, 100 यूनिट, और अब क्षेत्रफल क्या हो गया, 400 यूनिट। यानी क्षेत्रफल जो है कितना से बढ़ गया, 300 यूनिट से बढ़ गया। कितना पर, 100 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। देखिए हम 100 से 100 काट सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 300%। यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकल के आ गया 300। अब देखिए दूसरा हम इसे सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं। देखिए हमें क्या चीज़ से मतलब है, हमें जो है r इंटू आर से मतलब है, हमें जो है r इंटू आर से मतलब है। और हमें क्वेश्चन में दिया कि रेडियस में जो है 100% जो है वृद्धि किया गया। तो देखिए प्लस का 100 प्लस 100 प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 100 × 100 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 से हम 100 काट सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 300।
यानी क्षेत्रफल में जो है 300% का वृद्धि होगा। देखिए यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आएगा 300% और यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आएगा 300%, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा 300% का। अगर हम त्रिज्या में 100% का वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में जो है 300% का वृद्धि होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरे का है। 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरे का है। 3 आम और 7 संतरे का है। अब देखिए हमने मान लिया कि 5 आम और 4 संतरे का मूल्य 10 रुपये है, तो 3 आम और 7 संतरे का मूल्य भी कितना होगा, 10 रुपये ही होगा। अब देखिए आम के संख्या में अगर हम 2 से कमी करें और संतरा के संख्या में अगर हम 3 से वृद्धि करें तो जो पहले मूल्य लग रहा था अब भी जो है उतना ही लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 2 आम का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा, 3 संतरे के मूल्य के बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ से m/o इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 3:2 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।